Hello everyone, I hope all you are good at home. Now today we are going to start a device that is known as prism. प्रिज्म क्या होता है? एक ट्राइंगल जैसा होता है, कांच का बना हुआ. क्या वो करता है? वो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है वेब ग्योर में. किसमें डिवाइड कर देता है व्हाइट लाइट को? 7 कलर्स में वेब ग्योर में. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो इन कलर्स में इसमें क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है. प्रिज्म ये डिवाइस होती है. अब हम क्या करेंगे इस प्रिज्म का? हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे. क्या कैलकुलेट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए. अब डायग्राम ध्यान से समझिएगा. पहले हमने क्या मान लिया है, ये एक प्रिज्म का एक फेस है. ये क्या है? प्रिज्म का एक फेस. ये प्रिज्म का एक फेस है. ठीक है. ये जो फेस है ये सामने से देख लो या कहीं तीनों साइड में से कोई भी साइड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कौन सा साइड हो. तो ये प्रिज्म का एक फेस है. हमने क्या किया? हमने इसमें एक लाइट रे इंसिडेंट कराई. एक लाइट रे क्या कराई? इंसिडेंट. जैसे ही हमने इसमें लाइट रे इंसिडेंट कराई तो ये मीडियम कौन सा है? रेयरर. ये मीडियम कौन सा है? डेंसर. तो ये लाइट रे क्या होगी? बेंट. ये लाइट रे क्या हो गई? इस तरह से बेंट हो गई. इज दैट क्लियर? ये लाइट रे क्या हो गई? बेंट हो गई. अब जैसे ही लाइट रे बेंट हुई तो बेंट होने के बाद अब वापस जब ये लाइट रे इसके बाहर निकलेगी प्रिज्म के, तो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है. जैसे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी वापस उसमें क्या होगा? पाथ उसका चेंज होगा. तो उसका पाथ इस तरह से चेंज हो गया. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या माना कि एक वाइट लाइट, एक रे क्या हो रही है इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर एंटर हो रही है. जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो क्या होगी? डेविएट होगी. तो उसका पाथ क्या हो गया? चेंज. और जैसे ही वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो उसका वापस से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. तो कैसे इसमें रिफ्रैक्शन होगा ये देखते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे किस तरह से जाती? इस तरह से ये लाइट रे आगे चली जाती. ये यहाँ पे इंसिडेंट एमर्जेंट रे जो बाहर निकल रही है इस तरह से, तो ये इस तरह से आती हुई दिखाई देती. फिर इन दोनों सरफेस पे हम एक एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं. क्या ड्रॉ कर रहे हैं? नॉर्मल. तो एक नॉर्मल इस तरह से इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, और एक नॉर्मल इस पॉइंट के ऊपर. ये हमने सारे नॉर्मल ड्रॉ कर दिए. इज दैट क्लियर? ये सिर्फ हमने डायग्राम अभी बनाया है. ये डायग्राम क्लियर है? अब देखो इसमें आगे क्या कर रहे हैं हम लोग. सबसे पहले रेस को पहचान लो. तो जो इंसिडेंट रे है वो कौन सी है? ये वाली जो इस पॉइंट के ऊपर आ रही है. लेट दिस पॉइंट बी बी. ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है. लेट दिस बी ए, लेट दिस बी सी, लेट दिस बी ओ एंड लेट दिस बी डी. इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया डी. इन सभी पॉइंट्स को मैंने मार्क कर दिया. अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है. ये एंगल कौन सा है? ए. यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है. ये कौन सा है? डेल्टा. एम इसे बोलते हैं. क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे. फिर अब गौर कीजिएगा डायग्राम के ऊपर. ठीक है. ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये एंगल कौन सा हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस. लेट दिस बी I1. ये पॉइंट क्या है? बी पॉइंट. फिर नेक्स्ट ये रिफ्रैक्टेड रे है. ये रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड. ये क्या है? नॉर्मल. तो ये एंगल कौन सा होगा? ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. इसी तरह से लाइट रे यहां से बाहर निकल रही है और ये क्या है इसका? नॉर्मल. तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ एमर्जेंस. इस एंगल को मैंने क्या कहा? लेट दिस बी I2. तो ये एंगल कौन सा होगा? R2. इज दैट क्लियर? हमने सिर्फ अभी एंगल्स को मार्क किया है. कौन सा एंगल कहां पर क्या होगा. तो सबसे पहले ये एंगल कौन सा है? I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना. फिर दूसरा I2 जो यहाँ पे नॉर्मल और एमर्जेंट रे जो रे बाहर निकले उसके बीच में बना. फिर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल R1, ये एंगल R2. इन सभी एंगल्स को हमने मार्क किया. अब नेक्स्ट हम मार्क करते हैं इस एंगल को. तो ये I1 इस पूरे एंगल के इक्वल होगा. तो ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? I1 माइनस R1 के. इसी तरह ये एंगल जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा?
दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू I2 माइनस R2। तो डायग्राम में अगर क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे सारे एंगल लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो एंगल हमारे पास है DBC, एंगल DBC कितना है हमारे पास I1 माइनस R1। DCB कितना है, DCB हमारे पास है I2 माइनस R2। R1 कौन सा है, CBO, एंगल जो CBO है वो क्या है R1। BCO, एंगल BCO है वो क्या है R2। एंगल ए को हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं एंगल ए को, प्रिज्म एंगल। और डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम यहाँ पर है डेविएशन एंगल। डेल्टा ए क्या है, डेविएशन एंगल, जो हमने यहाँ पे मार्क किया है डेल्टा एम। इस तरह से सारे एंगल्स हैं यहाँ पर। तो डायग्राम क्लियर आप लोग को। अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या नाम है उसका ABOC। क्या नाम है ABOC, दिखाई दे रहा है ABO और C। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि द सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल O, द सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल O, एंगल A और O का सम कितना है, एंगल A और O का सम कितना है 180 डिग्री। कितना सम है 180 डिग्री, ये क्लियर है। और अगर ये प्रिज्म सिमिलर है इसके सारे सरफेस, तो हम और क्या असम्पशन कर सकते हैं कि जो I1 है वो I2 के इक्वल और वो I2 और R1 इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R। हम ये भी लिख सकते हैं प्रिज्म में सिंप्लिसिटी के लिए। तो एंगल A प्लस O कितना आ गया 180 डिग्री। अब अगर हम ट्राइंगल की बात करें जिसका नाम है BOC, क्या नाम है BOC, तो इस ट्राइंगल के अंदर जो दो एंगल्स हैं वो एक R1 है, एक R2 है और एक एंगल O है। इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो R1 प्लस R2 दोनों एंगल सेम है, तो R1 प्लस R1 2R1, या फिर इसको लिख सकते हैं 2R प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल O इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2R। एंगल O की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस एंगल O की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एंगल O की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो एंगल A प्लस 180 माइनस 2R इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल A इज इक्वल्स टू 2R, सो R इज इक्वल्स टू A अपॉन 2, एंगल A अपॉन 2। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई एंगल A अपॉन 2। इज दैट क्लियर। हमने किसकी वैल्यू निकाली, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। कैसे निकाली, इस डायग्राम को देखकर। ABOC ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके दोनों अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। फिर हमने इस ट्राइंगल में देखा BOC, इसमें ये तीन एंगल्स हैं, इनका सम कितना होगा 180। इससे हमने R की वैल्यू निकाली, R आ गया हमारे पास A अपॉन 2। R और I की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उसको स्नेल्स लॉ में पुट करेंगे। ये मेन पार्ट है, बस यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो R आ गया हमारे पास। R आने के बाद हमें वैल्यू चाहिए I की। किसकी वैल्यू चाहिए I की। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये एंगल कौन सा है, ये डेल्टा M। ये डेल्टा M एंगल है बाहर वाला। ये एंगल कौन सा है, ये वाला डेल्टा M। तो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है BCD। ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास BCD। इसमें तीन बाहर वाले एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी एंगल की प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि डेल्टा M इज इक्वल्स टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये हम लिख सकते हैं। I1 और I2 दोनों सेम है, तो I1 प्लस I1 2I1 और एक इसके इक्वल है I के। तो ये डेल्टा M इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा M विल बी इक्वल्स टू 2I माइनस 2R। 2I माइनस 2R, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। 2R किसके इक्वल है, एंगल A के। तो 2R की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल। तो डेल्टा M इज इक्वल्स टू 2I माइनस A। डेल्टा M की वैल्यू आ गई, तो डेल्टा M इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2I माइनस एंगल A। तो 2I इज इक्वल्स टू डेल्टा M प्लस A। तो I इज इक्वल्स टू डेल्टा M प्लस A अपॉन 2। ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई।
हमने क्या किया अभी तक, सिर्फ एंगल्स की वैल्यू निकाली आई और आर की। कैसे निकाली वापस से देख लीजिए। ये क्या था, प्रिज्म, लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, बाहर निकल गई। इंसिडेंट एंगल कितना है यहाँ पर I1, कितना रिफ्लेक्शन एंगल R2, यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल R2 I2, ये एंगल I1 माइनस R1, ये एंगल I2 माइनस R2। ये एंगल कौन सा है, डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल का मतलब होता है कितने एंगल से वो राइट रे डेविएट हो रही है। इज दैट क्लियर? तो हमने इन सभी इस डायग्राम की हेल्प से हमने सिर्फ किसकी वैल्यू निकाली है, एक तो I की और एक R की। I क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा। स्नेल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इक्वल्स टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर के। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के। यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आर की। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन आर कितना है, ए अपॉन 2। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया। बट इसको और ज़्यादा सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आई और आर हमारे पास हमने वैल्यू पुट कर दी। बट अगर हमने मैथमेटिक्स से कुछ कंसेप्ट को यूज़ किया था, अगर एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के, और साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। इफ आई एंड आर आर स्मॉल, अगर आई और आर क्या होंगे, स्मॉल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ए अपॉन 2 से 2 कैंसिल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए। इज दैट क्लियर? इस फॉर्मूले से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन एंगल, जो डेल्टा एम है वो भी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एम क्या आएगा, देखो उस फॉर्मूले में ध्यान से, डेल्टा एम न्यू इंटू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए। तो यहाँ से डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, न्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेविएशन एंगल का भी हम इससे फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम प्रिज्म का क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया। एंगल छोटे होंगे तो ये हो जाएगा। और अगर हमें डेल्टा एम पूछा जाए, डेल्टा एम क्या है, मीन डेविएशन एंगल या डेविएशन एंगल, उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम इसका डेरिवेशन करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने देखा कि प्रिज्म का हम कैसे क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन, मीन डेविएशन। डेविएशन एंगल हमने पढ़ा डेल्टा एम। डेल्टा एम इक्वल्स टू, अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब अगर मीन डेविएशन एंगल निकालना है तो वो क्या होता है, मीन डेविएशन एंगल किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू द डेविएशन ऑफ वायलेट कलर प्लस रेड कलर डिवाइडेड बाय 2। वायलेट और रेड का जो डेविएशन होता है उसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, मीन डेविएशन एंगल। और अगर हमसे पूछा जाए कितना डिग्री डेविएशन हुआ, तो कितना डिग्री डेविएशन होता है वो कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। वी क्या है, वायलेट, और आर क्या है, रेड। क्योंकि जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है। कितने कलर्स में डिवाइड होती है, 7। कौन से होते हैं वो, विबग्योर। सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें होता है, विबग्योर में, वायलेट में। किसमें होता है, वायलेट में। तो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है और रेड क्या होता है, सबसे कम डेविएट होता है। यही रीजन होता है कि रेड कलर से जितने भी सिग्नल्स होते हैं, अगर किसी चीज को रोकना होता है या दूर तक भेजना होता है तो वो रेड कलर के होते हैं। चाहे टावर के सिग्नल हो, चाहे और किसी चीज के सिग्नल हो, वो सब किसी कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ताकि सिग्नल बहुत दूर तक जा सके बिना किसी डेविएशन के। ये इसका रीजन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेनबो। रेनबो क्या होता है, रेनबो इंद्रधनुष, नाम सुना हुआ आपका। तो ये क्या होता है, ये 7 कलर्स होते हैं स्काई के अंदर। जब ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेनबो। कौन से होते हैं, विबग्योर वाले। ये बनता कैसे है,
इसका बनने का क्या रीज़न है? रेनी सीजन, जब एक बॉय इस तरफ खड़ा है और यहाँ पे बारिश हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है? बारिश हो रही है, और सन जस्ट बॉय के पीछे है। यानी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने बारिश हो रही है और पीछे सन क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है। सन क्या कर रहा है? शाइन। जब सन शाइन करता है और इधर बारिश होती है और आप बीच में खड़े हैं, आप बारिश की तरफ देख रहे हैं, तो क्या होगा? आपको स्काई के कुछ पार्ट के अंदर 7 कलर्स दिखाई देंगे। उसे क्या बोलते हैं? रेनबो। क्या बोलते हैं उसे? रेनबो। ये फिनोमेना क्या होता है? ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और उसका एंगल 90 डिग्री के आसपास हो जाए रिफ्रैक्शन का, तो लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ जाती है। इस वजह से इसमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। ये रेनबो 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक क्या होता है? प्राइमरी, और एक क्या होता है? सेकेंडरी। क्या डिफरेंस होता है इसमें, इन दोनों में? प्राइमरी रेनबो, इसमें एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एक बार क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका जो ऑर्डर होता है वो यही होता है, विपग्यार। क्या ऑर्डर होता है? विपग्यार। ऊपर ऊपर वायलेट कलर दिखाई देता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से प्राइमरी रेनबो बनता है। बट इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? कम। तो लेस इंटेंसिटी की वजह से क्या होता है? ये हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। बट इसके अपोजिट जो सेकेंडरी रेनबो होता है, जो कौन सा रेनबो होता है? सेकेंडरी, उसमें 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। 2 बार क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें जो कलर्स का ऑर्डर होता है ये उल्टा हो जाता है, यानी सबसे ऊपर रेड दिखाई देता है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। और जो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा। तो इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है और इंटेंसिटी इसका फर्क पड़ता है। जब इंटेंसिटी ज़्यादा है और कलर इस ऑर्डर में है, सबसे ऊपर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, तो सेकेंडरी रेनबो होता है। और अगर ऊपर ऊपर वायलेट कलर है तो कौन सा रेनबो होता है? प्राइमरी रेनबो। इज दैट क्लियर? इस तरह से ही रेनबो फॉर्मेशन होता है। रेनबो क्या होता है ये क्लियर है आप लोग को? तो ये हमें देखना है। इसके डायग्राम्स गिवन है बुक में, उनको देखिएगा एक बार। उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा, क्योंकि वो डायग्राम्स बनाने के लिए नहीं आते हैं, बट हमें पता होना चाहिए रेनबो कैसे बनता है और क्यों बनता है। फिर अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस चैप्टर के। जहाँ तक हमने पढ़ा है अभी तक, वैसे तो 2-3 क्वेश्चंस बचेंगे जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें, बट उसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? प्रिज्म। प्रिज्म का हमने क्या निकाला? एंगल ऑफ डेविएशन एंगल। हमने उसका क्या निकाला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हमने क्या निकाला? मीन डेविएशन एंगल। फिर हमने क्या निकाला? एंगुलर डेविएशन। क्या निकाला? एंगुलर डेविएशन। फिर हमने क्या पढ़ा? रेनबो कैसे बनता है? बारिश, आप खड़े और सन आपके पीछे शाइन कर रहा है। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं आज की क्लास में। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं चैप्टर के कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर और हमें गिवन है इसमें फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और साथ में हमें कहा गया है कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो ये चीजें हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होती है? नेगेटिव होती है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो।
फॉर्मूला क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, बट हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। फॉर्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/-24 माइनस 1/-36 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस 1/24 प्लस 1/36। एलसीएम लेते हैं इसका, 24 और 36 एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का 72। कितना हो जाएगा? 72। 72 एलसीएम आ गया। 24 कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, तो 24 3 तो -3 और 2 तो 2, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/72, तो v इज इक्वल टू माइनस 72 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 72 सेंटीमीटर। और v अगर नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उधर ही क्या बन रही है? इमेज बन रही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.33। एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, कितनी है? 1.33 या फिर 4/3। If speed of light in medium is, if speed of light in medium is, in medium नहीं आएगा यहाँ पर, वैक्यूम आएगा। If speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second, then find speed of light in the medium। अब यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है दूसरे मीडियम के अंदर, तो फॉर्मूला होता है इसका न्यू इज इक्वल टू c/v। v क्या है यहाँ पर अभी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू c/न्यू। c कितना है? 3 × 10⁸, न्यू कितना है? 4/3। 3 ऊपर जाएगा तो 9/4 × 10⁸, कितना आ जाएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन था, जिसको हमें इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक हमें कौन सा लेंस गिवन है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। इसकी हमें फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। एफ कितना है? 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो क्या होगा? पॉजिटिव। फिर इसमें क्या है कि R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक तो कितनी है? 18 सेंटीमीटर, और दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है और हमसे पूछा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू न्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो R1 कौन सी होती है? R1, अगर R1 पॉजिटिव लेंगे तो R2 क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि हमने लेंस मेकर्स फार्मूला में क्या पढ़ा था? इस तरह से, ये क्या थी? R1, ये क्या थी? R2। तो R2 पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो इस तरह से हमें फार्मूला अप्लाई करना है। अगर हम R2 इधर वाली को मानेंगे तो R1 क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 1/20 is equals to न्यू माइनस 1/r1, तो 1/18 माइनस 1/24। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 1/20 इज इक्वल्स टू न्यू माइनस 1, 24 और 18 एलसीएम अगेन 72, 18 4 24 3 तो 1/20 is equals to न्यू माइनस 1 इंटू 7/72। इसको हमें सॉल्व करना है। तो न्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 72 इधर आ गया अपॉन 20 इंटू 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू 72/140 प्लस 1 एलसीएम 140, 72 प्लस 140, ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे और 140 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आ जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पे R1 को नेगेटिव लेते हैं, अगर किसको नेगेटिव लेते हैं, R1 को, तो R2 क्या हो, ये भी दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव कॉमन आके पॉजिटिव हो जाते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बट ऑलवेज ट्राई कि जो हम R2 ले रहे हैं वो क्या है, बड़ा वाला हो, वो कौन सा, बड़ी वाली रेडियस हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A ray of light is incident at 50 degree on a piece of glass. फोर्थ में हमें गिवन है कि इंसिडेंस एंगल कितना है, 50 डिग्री ऑन अ पीस ऑफ ग्लास। इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 30 डिग्री है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर। तो साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, 50 डिग्री का वैल्यू होता है 0.766। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगी। जिन एंगल्स की वैल्यू हमें पता नहीं होती है उनकी क्वेश्चन में मेंशन होगी आपके एग्जाम में, तो इतनी टेंशन मत लेना साइन 50 की वैल्यू कैसे हमें याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5। An object is placed at a distance of 0.06 meter. U कितना है, 0.06 meter from a convex lens of focal length. Convex lens है, उसकी focal length कितनी है, उसकी focal length हमें गिवन है, that is 0.10 meter. तो U इक्वल्स टू, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो ये आ गया 10। तो U 6 गिवन है, F 10 गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। V का वैल्यू पूछा है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। U क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल क्या होगी, पॉजिटिव। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। हमें 1/b की वैल्यू निकालनी है, तो 1/b इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f कितना है, 10, और b कितना है, 1/6। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 10 और 6 16 या 30 लिख लो। 10 3 6 5 तो -2/30। तो 1/b इज इक्वल्स टू -2/30, तो v इज इक्वल्स टू -30/2 सेंटीमीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर नेगेटिव। यानी v क्या आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है। v अगर नेगेटिव आएगा, v अगर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, तो v के नेगेटिव आने का क्या मतलब है, इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में। और लेंस में अगर लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनती है तो वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा नेचर होता है उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है हमें, अ प्रिज्म मेड अप ऑफ क्राउन ग्लास हैविंग एंगल ऑफ प्रिज्म 6 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 6 डिग्री। फिर आगे इसमें गिवन है हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड एंड वायलेट कलर एज। रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितनी, 1.514, और वायलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.523। हमसे पूछा है फाइंड एंगुलर डिस्पर्जन बाय द प्रिज्म थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बी माइनस म्यू आर इनटू ए। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1.523 माइनस 1.514 इनटू 6। तो इसको माइनस करेंगे तो 0.009 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.054054, ये आ जाएगा हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन। जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला किसके ऊपर था, वो बेस्ड था डेविएशन एंगल के ऊपर। ये किसके ऊपर बेस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th। फाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज। 2 लेंसेज को हम कंबाइन कर रहे हैं, उनकी अलग अलग पावर गिवन है। एक की पावर है +5 डायरेक्टर, एक की पावर कितनी है +5 डायरेक्टर, और दूसरे की पावर कितनी है
-7 डायरेक्टर। विल कॉम्बिनेशन भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इनका कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा ये पूछा है। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 5 - 7 दैट इज -2 डायरेक्टर। -2 डायरेक्टर नेगेटिव पावर होती है कॉन्केव लेंस की, और कॉन्केव लेंस कौन सा होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो इस तरह से आज हमने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, इस चैप्टर के 7 न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के बचे भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उन टॉपिक्स के हो जाने के बाद में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।